So in this video we will learn how we can align images vertically. Let's create a file, vertical alignment. तो जैसा हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि अब हम ये सारा अलाइनमेंट HTML से नहीं करते, CSS से करते हैं। HTML5 ने अलाइन का एट्रीब्यूट रिमूव कर दिया है, लेकिन अब हम वर्टिकल अलाइनमेंट भी फ़िलहाल अलाइन एट्रीब्यूट से ही करेंगे। तो जब भी आपने वर्टिकल अलाइनमेंट करना हो, सो अलाइन एट्रीब्यूट कैन टेक 3 वैल्यूज़। ठीक है, कि आपका इमेज किस तरह से वर्टिकल अलाइन हो सके और उसके गिर्द जो भी टेक्स्ट आपने देना है वो किस तरह से आपको नज़र आए। सो अलाइन एट्रीब्यूट कैन टेक 3 वैल्यूज़, टॉप, मिडल एंड बॉटम, और उनको हम यूज़ कैसे करते हैं वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसी तरह से पहले एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ के अंदर हम एक इमेज रखेंगे, सेम इमेज जो हमने लास्ट टाइम यूज़ की थी। सोर्स के एट्रीब्यूट में आप इमेज बताते हैं, इमेज का नाम स्पेसिफाई करते हैं, फिर ऑल टेक्स्ट देंगे, टाइटल दे देंगे, इमेज टाइटल, विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर देंगे, और अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पर हम देते हैं टॉप, और उसके बाद एक पैराग्राफ हमने लिखा। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट जब आपने वैल्यू टॉप दी तो क्या किया, वो पैराग्राफ पूरा इमेज के टॉप पे आपको नज़र आ रहा है। इमेज आपकी लेफ़्ट अलाइन हुई है और जो आपका पूरा पैराग्राफ है वो इमेज के टॉप पे आपको नज़र आ रहा है। जब आप इमेज पे होवर करेंगे तो ये इमेज टाइटल भी आपको नज़र आ रहा है। अब वापस कोड पर जाते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं। इमेज और पैराग्राफ देंगे, लेकिन अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पर मैं दूंगी मिडल। तो अब आप देखें ये क्या करेगा। ओके, सो दिस अलाइन द फर्स्ट लाइन ऑफ द सराउंडिंग ऑफ टेक्स्ट विद द मिडल ऑफ द इमेज। ठीक है, इमेज के मिडल में आपको टेक्स्ट नज़र आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरह से इमेज आपने दी है, पैराग्राफ के अंदर एक पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ के टैग के अंदर आपने इमेज दी है, फिर पैराग्राफ दिया है। अब यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू मैं देती हूँ बॉटम। अब देखिए क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या किया इसने, कि इमेज के बॉटम पे आपको पूरा पैराग्राफ नज़र आ रहा है। तो जब आपने अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू टॉप दी तो इमेज के टॉप पे पूरा पैराग्राफ आया। जब मिडल दी तो इमेज के मिडल में आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है, और जब बॉटम दिया तो इमेज के बॉटम पे आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है। और जब आप इमेज पे होवर करेंगे तो आपको ये इमेज टाइटल नज़र आए। इस तरह से आप अलाइन कर सकते हैं अपने इमेजेस वर्टिकली। Three rules for creating images. So there are 3 rules to remember when you are creating images
for your website. Number 1, save images in the right format. Number 2, save images at the right size. Number 3, use the correct resolution. तो वेबसाइट जो मेनली आपके इमेजेस यूज़ करती हैं वो कौन कौन सी हैं? या तो JPEG होती हैं, या GIFs होती हैं, या PNG फॉर्मेट होते हैं. अगर आप कोई भी किसी भी वजह से गलत फॉर्मेट चूज़ करते हैं अपने इमेज के लिए, तो इमेजेस बहुत देर करती हैं लोड होने में. तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप राइट फॉर्मेट यूज़ करें. Number 2, save images at the right size. So we should always save images at the same width and height it will appear on the website. अगर आपकी जो भी आप इमेज साइज़ स्पेसिफाई करते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्यूरेट इमेज साइज़ स्पेसिफाई करें, वरना आपकी इमेजेस बहुत वही फिर दोबारा बात है कि या तो वो लोड होती ही नहीं है या फिर बहुत देर करती हैं लोड होने में. नंबर 3 हमारा है यूज़ द करेक्ट रेजोल्यूशन. ये जहन में रखें कि आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनती हैं, और जो इमेजेस आप डिस्प्ले करते हैं अपने वेबसाइट पर जो लगाते हैं आप, वो भी छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनती है. और रेजोल्यूशन क्या होता है कि नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच जो भी है उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं. तो आप जब भी इमेजेस सेव करें अपने वेबसाइट पे तो उसको हमेशा 72 पिक्सल पर इंच पर सेव कीजिए. अगर आप उससे हायर रेजोल्यूशन पर इमेजेस को सेव करेंगे तो इमेजेस हमेशा बहुत देर करेंगी लोड होने में. Three rules for creating images. So there are 3 rules to remember when you are creating images for your website. Number 1, save images in the right format. Number 2, save images at the right size. Number 3, use the correct resolution. तो वेबसाइट जो मेनली आपके इमेजेस यूज़ करती हैं वो कौन कौन सी हैं? या तो JPEG होती हैं, या GIFs होती हैं, या PNG फॉर्मेट होते हैं. अगर आप कोई भी किसी भी वजह से गलत फॉर्मेट चूज़ करते हैं अपने इमेज के लिए, तो इमेजेस बहुत देर करती हैं लोड होने में. तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप राइट फॉर्मेट यूज़ करें. नंबर 2, save images at the right size. So we should always save images at the same width and height it will appear on the website. अगर आपकी जो भी आप इमेज साइज़ स्पेसिफाई करते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्यूरेट इमेज साइज़ स्पेसिफाई करें, वरना आपकी इमेजेस बहुत वही फिर दोबारा बात है कि या तो वो लोड होती ही नहीं है या फिर बहुत देर करती हैं लोड होने में. नंबर 3 हमारा है यूज़ द करेक्ट रेजोल्यूशन. ये जहन में रखें कि आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनती हैं, और जो इमेजेस आप डिस्प्ले करते हैं अपने वेबसाइट पर जो लगाते हैं आप, वो भी छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनती हैं. और रेजोल्यूशन क्या होता है कि नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच जो भी है उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं. तो आप जब भी इमेजेस सेव करें अपने वेबसाइट पे तो उसको हमेशा 72 पिक्सल पर इंच पर सेव कीजिए. अगर आप उससे हायर रेजोल्यूशन पर इमेजेस को सेव करेंगे तो इमेजेस हमेशा बहुत देर करेंगी लोड होने में. अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेट्स, डिफरेंट इमेज फॉर्मेट्स. सबसे पहले हम देखते हैं JPEG. जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, जिसका फुल फॉर्म है JPEG इमेजेस आप आमतौर पे यूज़ करते हैं जब भी किसी इमेज में बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं. अच्छा, लेकिन बाज़ इमेजेस ऐसे होती हैं जिनको देखकर आपको ये इम्प्रेशन होता है कि ये फ्लैट कलर है या एक ही कलर नज़र आ रहा है. जैसे कि आप ग्रास देखें, या आप स्नो देखें, या आप स्काई देखिए,
तो आपको लगता ही है ऐसे इमेजेस देखकर कि ये फ्लैट कलर हैं या थोड़े से डिफरेंट थोड़े से कलर्स हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर्स से मिलकर इमेज बनती है। अगर आपने ये देखना है कि ये कितने सारे कलर्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है अडोबी फोटोशॉप, उसमें एक टूल है कलर पिकर। तो जब वो कलर पिकर टूल आप मूव करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे। तो ऐसी इमेजेस, ये हमेशा जहन में रखिए कि ऐसी इमेजेस जिनमें बहुत सारे कलर्स यूज़ होते हैं उनको हमेशा हम JPEG फॉर्मेट में सेव करते हैं। अब हम इमेज फॉर्मेट देखते हैं गिफ या PNG। तो जब भी आप इमेज सेव करते हैं जो कि बहुत थोड़े से जिसमें कलर होते हैं या बहुत लार्ज एरियाज़ होते हैं जो कि सेम कलर से आप दिखाते हैं, तो ऐसी इमेजेस के लिए सूटेबल फॉर्मेट होता है PNG या गिफ। आमतौर पे आप जो लोगोज, इलस्ट्रेशंस वगैरह देखते हैं वो इन्हीं फॉर्मेट पे हम सेव करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, स्नो है या स्काई है या ग्रास है, ऐसी जो इमेजेस हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि ये फ्लैट कलर हैं। फ्लैट कलर का मतलब है कि जिसमें एक ही जैसे कलर्स यूज़ किए गए हों, सॉलिड कलर्स यूज़ किए गए हों, या सॉलिड कलर ना भी तो बहुत सारा एरिया एक ही जैसे कलर्स में यूज़ किया गया हो, तो उन इमेजेस को देखकर हमें लगता है कि ये फ्लैट कलर्स हैं, लेकिन वो फ्लैट कलर्स होते नहीं हैं। तो ऐसे इमेजेस को कभी भी आप गिफ में या PNG फॉर्मेट में सेव नहीं करते। तो अभी तक हमने अपने कोड में नॉर्मल JPEG यूज़ की थी। अब हम सीखते हैं कि किस तरह से एनिमेटेड GIFs और ट्रांसपेरेंट इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। So let's create a file. टाइटल ले देते हैं। तो सबसे पहले इमेजेस लगाने से पहले सबसे पहले बॉडी पे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि आपको डिफरेंस क्लियरली नज़र आए। तो BG कलर का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और यहाँ पर ग्रे कलर में यूज़ करूँगी बैकग्राउंड में। अब देखते हैं इसको रन करके। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा ब्राउज़र में आपको बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है ग्रे। अब सबसे पहले GIF इमेज हम यूज़ करेंगे तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यूज़ करेंगे। इमेज IMG का टैग यूज़ किया, सोर्स पे हम स्पेसिफाई कर देंगे कि इमेज का नाम, विद स्पेसिफाई कर देते हैं, हाइट दे देते हैं, ऑल टेक्स्ट यहाँ पर दे देते हैं, एनिमेटेड GIF, अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एनिमेटेड GIF नज़र आ रही है। तो इसी तरह की कुछ GIFs होती हैं जिनसे आप पूरा सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं और कुछ एनिमेशन अगर आप अपने पेज पर दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने बैकग्राउंड दिया हुआ है, अब आपको क्लियरली यहाँ पर नज़र आएगा कि इस इमेज पे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ब्लैक। अब मैं यूज़ करूँगी ट्रांसपेरेंट GIF। अब हम यूज़ करेंगे ट्रांसपेरेंट GIF। IMG का टैग यूज़ करेंगे, सोर्स में आपने वही इमेज का नाम बता दिया। हाइट और विड्थ
स्पेसिफाई कर देते हैं इमेज के, और ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे देते हैं। ऑल टेक्स्ट में हम दे देते हैं ट्रांसपेरेंट जिफ। अब ये रन करते हैं। यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं इमेज का। एक इमेज है जो ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें आप एनिमेशन देखें, और जो ऊपर आपको जिफ नज़र आ रही थी विद बैकग्राउंड, तो यहाँ आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसी तरह से अपने कोड में अब हम यूज़ करेंगे PNG। IMG का टैग इनलाइन टैग है जैसा हमने पहले देखा था, तो अब BR का टैग यूज़ करके एक इमेज और यूज़ करके देखते हैं। वही IMG का टैग आप यूज़ करेंगे। सोर्स में इमेज का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट PNG। हाइट और विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं। ऑल टेक्स्ट दे देते हैं। अब ये रन करते हैं ब्राउज़र में। तो ये वो इमेजेस हैं, ये PNG हमने यूज़ किया है विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो इस तरह से आप अपने कोड में कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है इमेज रेजोल्यूशन। इमेजेस जो हम क्रिएट करते हैं वेब के लिए, उनको सेव करना चाहिए 72 ppi पे, 72 पिक्सल्स पर इंच पे। जितना ज़्यादा या जितना हायर इमेज रेजोल्यूशन होगा, उतना बड़ा आपका फाइल साइज़ होगा। तो JPGs हो गई, GIFs हो गई या PNGs हो गई, ये इमेजेस बिलोंग करती हैं बिटमैप इमेजेस से। इनको आप बिटमैप इमेजेस कहते हैं, जो कि रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होती हैं। तो आपने देखा होगा कि अच्छा, इमेज रेजोल्यूशन क्या होता है? इमेज रेजोल्यूशन होता है नंबर ऑफ स्क्वायर जो कि फिट इन होते हैं 1 इंच बाय 1 इंच स्क्वायर एरिया में। अच्छा, जो भी आप इमेजेस अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पर देखते हैं, वो छोटे छोटे पिक्सल्स, छोटे छोटे स्क्वायर्स से मिलकर बनती हैं, जिनको हम पिक्सल कहते हैं। तो अब यहाँ इस इमेज पर आप देख सकते हैं कि एक इमेज है जिसको हमने मैग्नीफाई किया है थोड़ा सा, तो जहाँ पर आपको थोड़े से पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। तो जो भी आप ये जहन में रखें कि जो भी वेब ब्राउज़र्स डिस्प्ले करते हैं इमेजेस, वो हमेशा 72 पिक्सल्स पर इंच पर करते हैं, ठीक है। और जो भी आप प्रिंट मटेरियल के लिए इमेजेस यूज़ होती हैं, जैसे कि बुक्स हो गई या मैगजीन्स हो गए, उनको आप हमेशा 300 DPI पे या 300 डॉट्स पर इंच पर प्रिंट करते हैं। अब हमारा टॉपिक है वेक्टर इमेजेस। सो वेक्टर इमेजेस डिफरेंट होती हैं आपके बिटमैप इमेजेस से, और ये रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि वेक्टर इमेजेस आप क्रिएट करते हैं एक सॉफ्टवेयर है एडोबी इलस्ट्रेटर, उनसे। अच्छा, वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं? आमतौर पे लाइन ड्राइंग्स होती हैं जिनसे आप लोगो या इलस्ट्रेशंस या डायग्राम्स सारी ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रिड्स, ये आपको पॉइंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ग्रिड्स पे, और उसमें आप ये सारी लाइन ड्रॉ करते हैं और इस तरह से इमेजेस को ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद आप उसमें कलर फिल इन करते हैं। जो भी उसमें जो लाइंस हैं, पहले आपने उनको ड्रॉ किया और उसके बाद आपने उसमें कलर फिल कर दिया। तो ऐसे इमेजेस जो हैं, ये इमेजेस, वेक्टर इमेजेस, रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होती हैं। अच्छा, अब इसका एडवांटेज क्या है? ये जो वेक्टर इमेजेस हैं या वेक्टर फॉर्मेट हैं, उनके जो जितना भी आप इसका डायमेंशन इंक्रीज़ करें, तो उसकी क्वालिटी को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। कोई भी आपकी जो वेक्टर इमेजेस हैं, उनकी इमेज क्वालिटी अफेक्ट नहीं होगी। आप जितना भी आप उसका जो डायमेंशंस है उनको चाहे इंक्रीज़ करें, वो इमेज क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करेगा।
अब हमारा टॉपिक है फिगर एंड फिग कैप्शन। सबसे पहले हम देखते हैं फिगर एक एलिमेंट है जो कि HTML5 ने इंट्रोड्यूस कराया है। ये एलिमेंट क्या करता है, ये क्या किस तरह से डिफरेंट है कि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि कैप्शंस के साथ आती हैं, या आप हमेशा इमेज के साथ कोई ना कोई कैप्शन देते हैं। तो जो HTML के पिछले वर्जन्स थे उनके लिए ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं था जो कि जिनसे हम जिस तरह से इमेज को और उसके कैप्शन को एसोसिएट कर सकें। तो अब फिगर एलिमेंट के साथ आप एक फिगर कैप्शन एलिमेंट है, तो ये दोनों एलिमेंट्स को आप एसोसिएट करते हैं। फिगर का टैग आप पहले यूज़ करेंगे, ओपनिंग टैग, उसके बाद आप इमेज स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद आप फिग कैप्शन देंगे। अच्छा, आप किस तरह से कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे इमेजेस हों जिनका एक ही कैप्शन हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि फिगर का टैग ओपन किया, एक इमेज दी, फिर आपने दूसरी इमेज दी, या फ़र्ज़ करें कि 3 इमेजेस हैं तो आपने तीनों इमेजेस एक साथ दी और उसके बाद एक फिगर कैप्शन दिया, तो वो उन तीनों इमेजेस को एक ही कैप्शन के साथ एसोसिएट कर देगा। अब हमारा नया टॉपिक है फिगर एंड फिगर कैप्शन। तो HTML5 ने ये कुछ न्यू टैग्स हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो अब आप जब भी इमेज यूज़ करेंगे HTML5 में जिसका आपने कैप्शन भी बताना है, तो वो इमेज हमेशा फिगर के टैग के अंदर हम लगाएंगे ताकि आप उसका डिफ़ाइन कर सकते हैं उसका कैप्शन भी। और जो भी इमेज का टाइटल है वो फिगर कैप्शन के टैग में हम देते हैं। तो ये दोनों टैग्स यूज़ कैसे करते हैं वो अब हम देखेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ फाइल। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा HTML5 ने ये फिगर का टैग इंट्रोड्यूस कराया है ताकि आप इमेजेस और उनके कैप्शन को एसोसिएट कर सकें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिगर का एलिमेंट हमने यूज़ किया, इसके अंदर आपने इमेज लगा दी। सोर्स के एट्रीब्यूट में हमेशा इमेज देते हैं wet.jpg, फिर यहाँ हम ऑल टेक्स्ट दे देंगे। टाइटल आपने दे दिया, विड्थ स्पेसिफाई कर दी, हाइट दे दी यहाँ पे, और इसके बाद BR का टैग देके आप देखिए फिगर के टैग के अंदर ही आप फिग कैप्शन देंगे और फिग कैप्शन के टैग में आप कैप्शन या टाइटल जो भी है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये इमेज का कैप्शन दे देते हैं। ये जहन में रखिएगा कि फिगर के टैग के अंदर हम मल्टीपल इमेजेस भी दे सकते हैं। तो अब इसने किया क्या, फिगर के टैग ने इस इमेज को और उसके कैप्शन को एसोसिएट कर दिया। तो ये आपके सर्च इंजन को भी हेल्प करेगा और स्क्रीन रीडर को भी हेल्प करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के टाइटल भी आ गया और यहाँ पर ये कैप्शन आ गया आपका। तो फिगर और फिग कैप्शन HTML5 के न्यू कुछ टैग्स हैं। The IMG element is used to add images to a web page.
This is an empty element, which means there is no closing tag. The img element must carry the following two attributes. Source, used to indicate the source of an image. Alt, used to describe the content of an image. The text used in the alt attribute is referred to as alt text. The alt text should provide an accurate description of the image content, so it may be understood accurately by screen reading software and search engines. img is an inline element. Images should be saved at the size you will be using them on the web page, and the format should be appropriate. Photographs are best saved as JPEG. Illustrations or logos that use flat colors are better saved as GIFs. To associate an img element with its caption, HTML5 has introduced a new figure element which can contain images and their captions so that the two are associated. To add a caption to an image, the fig caption element may be used. This element is contained inside the figure element. अब हमारा टॉपिक है टेबल्स। टेबल है क्या? टेबल रिप्रेजेंट करता है कोई भी इंफॉर्मेशन को ग्रिड फॉर्मेट में। जब भी आप ग्रिड फॉर्मेट में दिखाते हैं, इसका कोई भी इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप रोज़ और कॉलम्स बनाएंगे। ग्रिड, हर ब्लॉक जो आपके ग्रिड का है उसको हम टेबल सेल कहते हैं। जिस तरह से हमने पहले की एग्जांपल्स में देखा कि हर काम हम अचीव करते हैं HTML में टैग्स की मदद से, इसी तरह से टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास 4 की एलिमेंट्स हैं जिनसे हम पूरा टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। अभी टेबल किस तरह का हो सकता है, किस तरह की इंफॉर्मेशन आप टेबल में दिखा सकते हैं, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स रिजल्ट्स हो गए, या अभी हम अपनी एक एग्जांपल को फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट उसमें वीडियोस में देखा, ऑनलाइन शॉप का एक एग्जांपल। उसी में हम एक प्रोडक्ट देखेंगे कि प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं और उन प्रोडक्ट्स के ओरिजिनल प्राइस क्या है, और फिर कुछ डिस्काउंट हुआ है तो वो डिस्काउंटेड प्राइसेस क्या हैं वो हम टेबल में देखेंगे। उससे हम उसके हेल्प से आपको पूरा टेबल क्रिएट करना सीखते हैं।